साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यानी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो लगातार सीरीज चलाई जा रही है, तो उसी में ये अगली वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपकी पिछली वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप सभी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आप यदि सभी वीडियो को देखते चलेंगे तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप जरूर यानी सभी वीडियो को देखते हुए चलें और साथ के साथ वीडियो को आगे देखने से पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम आपको वीडियो यानी अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो इसलिए आप यानी अपनी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका है बंगाल विभाजन, यानी क्या है आपका पहला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 को अंग्रेजों ने आधार पर उचित ठहराया था। ऑप्शन ए धार्मिक सद्भाव, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन सी आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन डी शिक्षा के प्रसार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो बी प्रशासनिक सुधार। बंगाल विभाजन 1905 को अंग्रेजों ने के आधार पर उचित ठहराया। तो किसके आधार पर? तो आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया। और आपको बता दें कि बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया था। हालांकि उनका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। क्या करना था? भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। ये किसका काम था? तो ये अंग्रेजों का काम था। और इस विभाजन को फूट डालो और राज्य करो नीति का हिस्सा बताया। क्या बताया? फूट डालो, फूट डालो और क्या करो? यानी फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा बताया। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 की घटना के बाद यानी बाद गर्मपंथी नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल काफी लोकप्रिय हो गई थी। ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन डी दांडी मार्च। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी ए बंगाल के विभाजन। बंगाल के विभाजन के बाद यानी गर्मपंथी नेता की तिकड़ी क्या हुई थी? लाल बाल पाल की बहुत लोकप्रिय हुई थी। कार्ड क्या हुआ था कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश नीति का हिस्सा था, जिसे फूट डालो और राज करो की यानी तहत लागू किया गया था। और इसमें विरोध में गर्मपंथी नेता लाल बाल पाल की तिकड़ी विदेश यानी विदेशी आंदोलन, क्या विदेशी आंदोलन, विदेशी आंदोलन, विदेशी आंदोलन, बहिष्कार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? बहिष्कार और आत्मनिर्भरता को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 3 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष कर दिया गया था? यानी ए 1909, ऑप्शन आपका बी 1911, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1916। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी आपका यानी 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस यानी वर्ष रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी रद्द कर दिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो बी 1911 में। कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को
कमजोर करना। क्या था उद्देश्य? यानी हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। और साथ के साथ आपको बता दें कि 1911 में यानी जो आपके लॉर्ड द्वितीय ने जो वायसराय लॉर्ड द्वितीय था, इसने सम्राट जॉर्ज पंचम, जो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज जो आपके यानी पंचम, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में, मैरी के स्वागत में, जो महारानी मैरी थी उनके स्वागत में दिल्ली का दरबार का आयोजन किया था। क्या किया था? दिल्ली का दरबार आयोजन किया था। तो ये कब किया था? तो आपका 1911 में किया था। और यहीं पर क्या हुआ था कि यहीं पर यानी क्या कर दिया गया था, जिसमें बंगाल यानी जिसमें आपका यानी बंगाल विभाजन के निर्णय को क्या कर दिया गया था, यानी रद्द कर दिया गया था। साथ ही राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कोलकाता से दिल्ली यानी राजधानी बनाई गई थी। कब बनाई गई? तो आपकी 1911 में बनाई गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल केमिकल यानी बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी आचार्य पीसी राय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, यानी कौन सा? तो आचार्य पीसी राय होगा। क्या होगा? आचार्य पीसी राय क्या थे? इन निम्नलिखित में से किसने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी? तो आचार्य पीसी राय ने की थी। किसने की थी? आचार्य पीसी राय ने की थी। कब? यानी आपको बता दें कि वर्ष 1901 में यानी बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने, किसने? यानी पीसी राय जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय थे, इन्होंने क्या किया था? विदेशी उत्पादों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? यानी जो विदेशी 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 उत्पादों को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1906। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? यानी बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका बी 1905 में। कब किया गया? 1905 में। और आपको बता दें यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। किसके विरोध में शुरू किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया। किसके विरोध में शुरू किया गया? बंगाल विभाजन के ये विरोध में शुरू किया गया था। और आपको बता दें जिसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना था। क्या देना था? भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना था। किसका उद्देश्य? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। ऑप्शन अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन से यानी आपका यानी स्वदेशी आंदोलन से यानी प्रेरित होकर ने यानी 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध छवि बनाई। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका बी होगा अविंद्रनाथ टैगोर। यानी स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर यानी 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध छवि बनाई। तो किसने बनाई? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और ये आपकी बनाई थी 1905
1905 में। कब बनाई थी? 1905 में बनाई थी इन्होंने। यह छवि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवादी भावना पैदा करने के लिए एक प्रतीक थी। किसमें? स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता जो संग्राम में क्या थी ये? तो ये यानी भारतीयों में एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करने के लिए एक प्रतीक थी। चित्र में साध्वी की तरह भगवा पहने महिला है, जिनके पास धान सफेद कपड़ा और रुद्राक्ष और एक किताब। क्या है? यानी एक साध्वी है, उसके अलावा यानी भगवा पहने हुए, उसके अलावा यानी जिनके पास यानी क्या है? धान और क्या है? सफेद कपड़ा और रुद्राक्ष, उसके अलावा और क्या? एक किताब। ये किसकी रचना, ये कि मतलब किसने बनाया चित्र? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। अब आपका अगला है प्रश्न 7, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो डी स्वदेशी आंदोलन। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल ने शुरू किया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। और ये कब किया गया था ये भी आपको बता दें। तो ये आपको बता दें कि ये यानी 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को। नंबर 8, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? ऑप्शन ए हरा, सफेद और पीला, ऑप्शन बी लाल, हरा और पीला, ऑप्शन सी नारंगी, सफेद और हरा, ऑप्शन डी लाल, हरा और सफेद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा? तो वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी लाल, हरा, पीला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला था। कौन से थे? लाल, हरा और पीला था। आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए जो झंडे थे उसमें किस तरह के थे? लाल, हरा और पीला। और आपको बता दें कि ये जो क्षैतिज पट्टियों में बनाई गई थी, किस तरह से? क्षैतिज पट्टियों में। आपको बता दें कि जो ये लाल और हरा और पीला ये किस तरह से थे? तो क्षैतिज पट्टियों में ये बनाया गया था। और भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक किस तरह का? राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1906 को। कब? 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक पारसी बगान चौक यानी ग्रीन पार्क। क्या? ग्रीन पार्क कलकत्ता। ग्रीन पार्क कलकत्ता जो अब कोलकाता में फहराया गया था। कहां पर फहराया गया था? तो कलकत्ता जो कोलकाता में है यहाँ पर ये फहराया गया था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका ये जो झंडा था ये आपका यानी कब यानी बना था? तो 7 अगस्त 1906 में। और साथ के साथ आपको बता दें ये गैर आधिकारिक था। और एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये कहां पर फहराया गया था? तो ये फहराया गया था पारसी बगान चौक ग्रीन पार्क जो आपका यानी कलकत्ता है, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये आपका फहराया गया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला आपका है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा
वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा श्री गोपाल कृष्ण गोखले। यानी किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या की थी? तो वकालत आपकी की थी। और आपको बता दें कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा उदारवादी जो नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की उदारवादी यानी क्रमिक और दृष्टिकोण वकालत की थी। किस तरह की थी? यानी जो आपकी जो मतलब जैसे लोग यानी जो आपकी स्वदेशी आंदोलन में जैसे जेल गए थे या स्वदेशी आंदोलन के कारण उन पर केस हुए थे, तो उनके लिए इन्होंने वकालत की थी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत के यानी दौरान हुई थी। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी गांधी जी और चंपारण, ऑप्शन सी भंग विरोधी आंदोलन, ऑप्शन आपका डी 1919 के पहले असहयोग आंदोलन में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका सी भंग विरोधी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में यानी दौरान हुई तो भंग आंदोलन में। साथ के साथ आपको बता दें कि ये हुआ क्या था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, कब? 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 में, कब? 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन यानी कब? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया। जो यानी किसकी क्या घोषणा की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और आपको बता दें कि ये जो यानी बंगाल विभाजन है और इसी की यानी घोषणा होने के बाद 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को यानी कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा कर दी गई थी। तो ये आपकी 1905 में की गई थी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 20 जुलाई 1905 को। और किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किस मशीनी और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? ऑप्शन ए चरखा, ऑप्शन बी स्पनिंग जेनी, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी चाक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए चरखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो चरखा को माना गया था। किसे माना गया था? तो चरखा को माना गया था। आपको बता दें कि जो ये जैसे महिमामंडन के कारण यानी मानव समाज का प्रतीक माना गया था इसे। गांधी जी ने चरखे को आजादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का भी प्रतीक बनाया था। इसका आर्थिक स्वावलंबन का इसे प्रतीक मनाया था। तो ये भी अपने आप में काफी इंपोर्टेंट जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? ऑप्शन आपका ए सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन आपका सी लाला लाजपत राय भगत सिंह, ऑप्शन आपका डी राम प्रसाद बिस्मिल और भिकाजी कामा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी होगा ऑप्शन आपका बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और आपको बता दें कि ये यानी क्यों लोकप्रिय थे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, जो यानी ये लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। ये भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में यानी 1905 से 1918 तक 1918 तक वे गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे। किस तरह के? गरम
राष्ट्रवादी विचारों के क्या थे, ये पक्षधर थे। क्या थे? पक्षधर थे। और ये इसीलिए क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। और ये कब से लेके कब तक? तो 1905 से 1918 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से सबसे पहले राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी रहमत अली चौधरी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं ने किसने सबसे पहले यानी द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। और आपको बता दें कि भारतीय मुस्लिम नेताओं में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और जो ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत के अनुसार ही हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। क्या नहीं रह सकते थे? एक साथ नहीं रह सकते थे। अतः मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? यानी मुसलमानों को एक अलग देश की मांग की गई थी। क्या की गई थी? यानी एक अलग देश की मांग की गई थी। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी और यह संप्रदाय के को चरम पर था यानी और जिसकी परिणति भारत के विभाजन और सांप्रदायिक दंगे के रूप में हुई थी। जो आपकी यानी जो ये द्वि और राष्ट्र का सिद्धांत है ये मोहम्मद इकबाल ने दिया। कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाए और एक अलग देश बने जिसका नाम हो पाकिस्तान। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 14। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1935। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी 1940 में। कब? 1940 में मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो ये कब किया? तो 1940 में किया था। और आपको बता दें कि जो ये मुस्लिम लीग ने 1940 में किया था ये लाहौर अधिवेशन में। कहां पर? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ये मुस्लिम लीग ने बहुत क्षेत्रों की स्वायत्तता की साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। और साथ के साथ आपको बता दें कि चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में कब? जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में ये बात यानी रखी थी। यानी किसकी? तो उसका यानी नाम क्या हो? यानी पाकिस्तान हो। ये किसकी बात रखी? कि एक अलग देश की। किसकी बात रखी? एक अलग देश की और जिसका नाम क्या हो? पाकिस्तान हो। ये किसने बात रखी थी? तो ये रखी थी रहमत अली ने। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि यानी सबसे पहले एक मतलब जैसे देश पाकिस्तान की मांग यानी किसने रखी थी और कब? तो जनवरी 1933 में। किसने? तो रहमत अली ने। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्रवाई दिवस इन डायरेक्ट घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और आपको बता दें कि जो ये सीधी कार्रवाई दिवस है ये आपको कब यानी हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को ये मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया?
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसे मनाया। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 97वें संविधान के बाद संशोधन के साथ जो राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी बी 1 वर्ष। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य यानी जो असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। आपको बता दें जो 97वां संविधान संशोधन है ये आपका कब यानी आया? तो ये आपका 2011 में। कब? 2011 में ये आपका आया। और इसने यानी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। क्या प्रदान किया? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा और क्या प्रदान किया? संरक्षण प्रदान किया। किसने? तो जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया इसने क्या किया कि जो राज्य सहकारी कानून इस संशोधन में प्रावधान के साथ है तो वो है मतलब कानून 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। कितने वर्ष तक? तो 1 वर्ष तक लागू रह सकता है, इसलिए ये आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी 1 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 17। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित थे? ऑप्शन आपका ए 25%, ऑप्शन आपका बी यानी 50%, ऑप्शन आपका सी 33%, ऑप्शन आपका डी 10%। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी होगा सी यानी कौन सा? तो 33%। कितनी? 33% है। आपको बता दें जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 33% है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये अधिनियम आया कब था? तो ये आपका आया था 2023 में। जैसे 2023 में ये अधिनियम आया था। और साथ के साथ आपको बता दें कि जिससे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। किसे? तो जो 106वां यानी जो आपका संशोधन आया था जिसके यानी द्वारा ये यानी लाया गया था आपका 33% आरक्षण, तो इसे क्या कहा जाता है? तो नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है इसे। इस अधिनियम के तहत संसद के यानी संसद राज्यों की विधानसभा, संसद राज्यों की विधानसभा विधानसभा और तथा दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? तो 33% आरक्षण। कितने परसेंट? 33% आरक्षण की यहाँ पर बात कही थी। साथ के साथ बता दें आपको कि जो ये अधिनियम है इसका उद्देश्य राजनीति में यानी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और 15 वर्षों के लिए प्रभावी ये रहेगा। ये मतलब कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए 15 यानी वर्षों के लिए ये क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। साथ के साथ बता दें कि जो वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो आपकी करीब 15% है। कितने प्रतिशत है? जो वर्तमान में है, लेकिन आगामी यानी वर्षों में कितनी होने वाली है? 33%। और ये कितने वर्षों तक लागू होगी? तो 15 वर्षों तक। साथ के साथ आपको बता दें कि कई जैसे राज्य की विधानसभा में 10% से भी कम है। कितनी है? 10% से भी कम यानी महिलाओं के लिए आरक्षण है कई राज्यों की विधानसभा में, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो 15% आरक्षण है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? ऑप्शन आपका ए यानी सेकंड दूसरा यानी संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका बी
7वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका सी 3रा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका डी 5वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका बी यानी 7वां। कौन सा है? 7वां। निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान है, तो 7वें संशोधन अधिनियम में। और आपको बता दें कि जो ये 7वां संशोधन अधिनियम है ये 1956 में आया। कब आया? 1956 में आया। और ये उच्च न्यायालयों के बारे में महत्वपूर्ण बदलाव किए इसने। क्या किया? यानी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण क्या किए? तो बदलाव किए थे। किसने? तो जो आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था इसने। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस संविधान संशोधन अधिनियम को शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका सी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका डी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका डी यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा हुआ? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया कब था? तो ये आपका 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को संशोधन के रूप में जाना जाता है। और इस संशोधन ने यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए, कौन सा 21 ए में क्या किया? तो 21 ए में जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष जो 6 से 14 वर्ष के यानी जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 14 से यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो किसमें? तो आपके अनुच्छेद 21 ए में ये प्रावधान है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब बनाया गया? तो ये आपका 2009 में बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 4 अगस्त ये कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला आपका प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान है? कितना आरक्षण प्रदान है? तो 1/3 आरक्षण प्रदान है। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1900 यानी आपका 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 74वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका सी 106 संशोधन अधिनियम, ऑप्शन आपका डी 103वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका बी 174वां संशोधन अधिनियम। और ये 174वां संशोधन अधिनियम आपका कब आया? तो 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में ये अधिनियम आया था। और यह जो संशोधन अधिनियम है ये यानी नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देता है। क्या देता है? नगर पालिका को क्या देता है? ये संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देता है। और साथ के साथ बता दें आपको इस संशोधन ने संविधान में भाग यानी कौन से में? तो आपके भाग 9 में 9 के ए में यानी भाग यानी आपके कौन से में? तो भाग 9 के ए में 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी। क्या जोड़ी? यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम?
जो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1993 में आया था। इसने क्या किया था कि नगर पालिका को एक संवैधानिक का दर्जा दिया और साथ के साथ अनुच्छेद 9A में यानी आपके 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 48वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 64वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 61वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 52वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 52वां संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से कौन सा अधिनियम यानी द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और ये अधिनियम कब आया था? तो 1985 में ये आया था। कब आया था? 1985 में ये आया था। इसमें क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून क्या है इसमें? तो दल बदल विरोधी कानून है। अब ये दल बदल है क्या कि जैसे कोई व्यक्ति है, यदि वो मतलब जैसे एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते या मतलब कोई इधर से उधर जैसे करते, तो वो दल बदल कानून के द्वारा यानी 10वीं अनुसूची के द्वारा उनकी सदस्यता को भी यानी क्या किया जा सकता है? पूरी तरह से यानी निरस्त किया जा सकता है। तो ये भी आप इसमें किसमें प्रावधान है? तो दल बदल कानून में जो 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11 यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 84वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 80वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका होगा ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये कब आया था? तो 2002 में ये अधिनियम आया था। कब आया? तो 2002 में ये अधिनियम आया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 51A यानी 51 का में ये जोड़ा गया। और इसके अनुसार माता पिता या अभिभावक यानी कौन? यानी अभिभावकों क्या है? तो अभिभावकों का यह कर्तव्य है क्या है? यानी यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या प्रदान करे? शिक्षा प्रदान करें। ये किसमें कहा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ला गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये जो आपके मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क या 51A में ये सम्मिलित है, सभी आपके 11 के 11। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका है 23, निम्नलिखित में से किस वार्षिक यानी वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2001। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ये आपका प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 2005 में। कब? 2005 में ये लागू किया गया था कि जो 1955 यानी जो आपका नागरिकता अधिनियम है इसमें यानी संशोधन द्वारा भारत किसी यानी विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी। और इसमें सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को विदेशी नागरिकता यानी OCI का भी प्रदान किया गया था। किसका प्रदान किया गया था? OCI का भी प्रावधान किया गया था। और ये किया कैसे गया था कि जो यानी भारतीय लोग हैं जो मतलब विदेश में रहते हैं तो वो यानी विदेशी भारतीय नागरिकता के तौर पर उन्हें यानी मिली थी। हालांकि वर्ष 2015 में, कब? यानी 2015 में इस अधिनियम में बदलाव किया गया और नागरिकता देने का प्रावधान पाकिस्तान और उसके अलावा बांग्लादेश को छोड़कर किया गया। इसे छोड़कर पाकिस्तान
और बांग्लादेश कर को छोड़कर ये यानी प्रावधान किया गया। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 24। भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज से एकरूपता तत्व सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका ए 73 और 74वां, ऑप्शन बी 53 54वां, ऑप्शन आपका सी 43वां 44वां, ऑप्शन आपका डी 63वां और 64वां। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका ए 73 और 74वां। 73 और 74वें जो आपका यानी अधिनियम उसमें क्या हुआ है, तो आपका भारतीय संविधान के यानी जो स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज के रूप में एक रूपता यानी तत्व सुनिश्चित करना। तो ये किसमें 73 और 74 में। 73 74 कब आए आपके संशोधन? तो ये आपके 1992 में। साथ के साथ आपको बता दें कि इसके उद्देश्य थे यानी सरकारों को मजबूत करना, जो स्थानीय सरकारों ने, और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज को एक रूपता में लाना। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके जो ये संशोधन है ये आपके पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। किससे? यानी आपके पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है। क्या? तो आपके यानी जो ये 73 और 74 अधिनियम है वो। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 83वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 87वां, ऑप्शन डी 86वां। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा डी यानी 86वां। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा को अधिकार को शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब आया? तो 2002 में। कब? 2002 में ये आपका अधिनियम आया था। और इसमें क्या था कि जो यानी माता पिता है, जो मतलब जैसे बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब 6 से 14 वर्ष के, उन्हें क्या निःशुल्क शिक्षा मिले। और साथ के साथ यानी ये किसमें यानी आपका जोड़ा गया? तो ये आपका यानी किसमें जोड़ा गया? तो ये आपका जोड़ा गया था यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है आपके शिक्षा से संबंध। एक है आपका 21 ए, दूसरा आपका है 45। कौन सा? यानी जो 45 है उसमें। उसके अलावा और कौन सा है? तो 51 का 11। कौन सा? 51 का 11। इन तीनों में शिक्षा संबंधी आपकी यानी कानून है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति में बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका 300 अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 395, ऑप्शन डी आपका 360। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ए 368 में। किसमें है? 368 में। और ये भाग किसमें है? तो भाग 20 में है। कितने में? भाग 20 में है। और ये अनुच्छेद की बात की जाए तो 368 में इसकी जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो यानी ये जैसे 3 पद्धतियों के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो सकता है। कितनी पद्धति? 3 पद्धति के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। कौन कौन सी? साधारण, उसके अलावा यानी विशेष बहुमत, उसके अलावा विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। क्या? विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। क्या? अनुसमर्थन। ये यानी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला आपका है प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में,
ऑप्शन डी 1953 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। और आपको बता दें कि जो आपका यानी पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध की कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा जैसे यानी कानून को जोड़ा गया। और आपको बता दें जो भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण ये आपका यानी 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में आपका ये जोड़ा गया। और ये आपको बता दें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019, ऑप्शन आपका बी 6 अगस्त 2019, ऑप्शन आपका सी 5 अगस्त 2019, ऑप्शन आपका डी 8 अगस्त 2019। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका ए 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यानी जो राज्यसभा में पेश किया गया था, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 9 अगस्त 2019 को इसे मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 29। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 1974 35वें संशोधन में, ऑप्शन बी 1985 में 42वें संशोधन में, ऑप्शन आपका सी 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम में, ऑप्शन आपका डी 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में। कौन से में? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये आपके यानी प्रस्तावना शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये शब्द आपके कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन आपका सी मालदीव, ऑप्शन आपका डी म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी बी। कौन सा होगा? बी मालदीव। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो मालदीव की नहीं लगती है। आपको बता दें कि जैसे भारत का जो ये हिस्सा है, इस तरह से जो हिस्सा है, इसमें क्या है आपका कि जो आपके यानी इधर की साइड यहाँ पर यानी समुद्र में क्या है? मालदीव है। क्या है? मालदीव है। और यहाँ पर जब ये मालदीव यहाँ पर है और जो ज्यादातर जैसे राज्य या जो भी यानी जैसे आपके यानी केंद्र शासित और जो भी हैं वो सभी आपके जैसे गुजरात यहाँ पर है। गुजरात के पास में क्या है? पाकिस्तान है आपका यहाँ पर। और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आपका क्या है? यहाँ पर आपका एक तरह से अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ जाता है। ये वाला पूरा यहाँ पर ये आपका यानी क्या है? अफगानिस्तान का ये हिस्सा है। और यहाँ पर ये आपका क्या है? पाकिस्तान है। तो ये क्या है? उसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे आपका म्यांमार है, तो म्यांमार का भी हिस्सा आपका इस तरह से जैसे भारत के इधर की साइड क्या है यहाँ पर जैसी जो आपके मणिपुर है और नागालैंड है, तो उधर की साइड क्या है आपका यानी क्या है? तो आपका म्यांमार है। तो आपको बता दें और उसके अलावा मालदीव कहाँ पर है? यानी पूरी तरह से एक द्वीप है और ये पानी में है और यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं लगती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ के साथ आपको इन राज्यों की यानी इन देशों की राजधानी भी बता दें। तो इन देशों की जो राजधानी है
वो आपकी क्या है, तो भूटान की क्या है, थिम्पू है, थिम्पू। उसके बाद अफगानिस्तान की क्या है, तो आपकी काबुल है। उसके बाद मालदीव की क्या है, माले है। उसके बाद म्यांमार की क्या है, नापीतो है। क्योंकि कभी कभी राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका यानी कौन सा है, तो 31। पूर्व से पश्चिम तक भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन आपका बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी 3143 किलोमीटर, ऑप्शन आपका डी 3014 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, यानी पूर्व से पश्चिम तक की भारत की वास्तविक मुख्य दूरी कितनी है, तो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कौन सा, तो बी 1933। अभी जैसे आपको बता दें कि भारत जो इस तरीके से यानी भारत है, इस तरीके से जैसे भारत का ये मतलब ये हिस्सा है, और यहाँ पर ये इस तरीके से यानी क्या है, तो ये आपका यानी क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पर पूरी तरह से यानी गुजरात है, क्या है, गुजरात है। और इधर की साइड क्या है, तो इधर की साइड है आपके जो मणिपुर, और उसके अलावा आपके नागालैंड, और इधर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है। तो जो आपका यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी है, ये आपकी 2933 किलोमीटर कितनी है, यानी एक तरह से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर की बात यहाँ पर आपको बताई गई है। किसकी बताई गई है, 2933 किलोमीटर। और ये आपकी यानी कहाँ से, गुजरात से लेकर के कहाँ तक, तो अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब आपका अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय और राज्यों का युगल बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन आपका ए नागालैंड और पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और असम, ऑप्शन डी सिक्किम और मणिपुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य का युग्म बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा, तो आपका बी। कौन सा सही होगा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कौन सा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा क्या करते हैं, और बांग्लादेश से यानी सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें कि जो यानी बांग्लादेश और जैसे आपका यानी जो पश्चिम बंगाल है, तो वो आपका यानी इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से भारत का जो हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पर जो ये आपका हिस्सा है, तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला ये भारत का ये त्रिपुरा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका क्या है, तो बांग्लादेश है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, तो बांग्लादेश है। तो ये जो यहाँ पर ये जो आपका हिस्सा है, तो इसकी बात की जा रही है, तो आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये क्या है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और यहाँ पर ये क्या है, तो आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल है। और आपको बता दें ये आपका जो हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश है। तो इसी की जो बात की जा रही है, तो त्रिपुरा और आपका बांग्लादेश से किसकी लगी होती है, तो ये आपकी यानी बांग्लादेश की सीमा लगी है किससे, तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से। तो आप इसे जरूर अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया है कि ये किधर की साइड है, तो ये भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखें। अगला आपका है प्रश्न नंबर 33। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी 24वीं समांतर रेखा, ऑप्शन डी डूरंड रेखा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा है। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है। और आपको बता दें कि जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और किसके बीच है, चीन के बीच है। और आपको और भी जैसे महत्वपूर्ण जो रेखा है वो भी आपको कुछ बता दें। जैसे आपकी डूरंड रेखा है, कौन सी, ये आपकी डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसके बीच है, तो डूरंड रेखा है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, अफगानिस्तान अफगानिस्तान और क्या, पाकिस्तान।
उसके बाद और आपको बता दें कि जो आपकी 24वीं समांतर रेखा है, कौन सी है? 24वीं जो आपकी समांतर रेखा है, ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी भारत और आपकी पाकिस्तान 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 के बीच जो कच्छ के रण में है। कहां पर है? कच्छ के रण में है। उसके बाद आपको रेड क्लिफ के बारे में बता दें, तो रेड क्लिफ कहां पर है? तो रेड क्लिफ आपकी है, यानी आपकी रेड क्लिफ कहां पर है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। उसके अलावा आपको और बता दें महत्वपूर्ण, तो आपकी यानी और कौन कौन सी है? तो आपकी एक और है हिंडनबर्ग। कौन सी? हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग कहां से कहां तक है? तो हिंडनबर्ग है आपकी यानी रूस, यानी हिंडनबर्ग कहां पर है? तो जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। उसके अलावा और कौन सी है? तो उसके अलावा आपकी है मैन 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 मैनर हीम रेखा, मैनर हीम रेखा। मैनर हीम रेखा है वो आपकी किस किस देश के बीच है? तो मैनर हीम है रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच है। और आपको ये जानकारी अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और रेखा है 38वीं, यानी 38वीं कौन सी? 38वीं समांतर रेखा, जो किसके बीच है? तो ये आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। किसके? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। ये भी आप अच्छे से लिख लें। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि आपको जैसे किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप यानी कमेंट में उत्तर को लिख दिया करें, और जो नहीं पता है वो आप क्वेश्चन लिखने के साथ साथ उसका आंसर लिख के, और ये जो डिटेल हम बताते हैं ये भी आप उसके नीचे लिख लिया करें, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा और आप इसे बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। और यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आप बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप यानी अभी तैयारी इस लेवल की करें कि आपके एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए लिटिल निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी कार निकोबार द्वीप, ऑप्शन आपका डी नान कौरी द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सी है, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। किस पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और साथ के साथ आपको बता दें जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो आपका यानी ग्रेट निकोबार जो आपका द्वीप है, इसमें यानी क्या है? तो ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर यानी इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, इस बिंदु का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? यानी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सी है, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ए मालदीव। कौन सा अलग होता है? मालदीव अलग होता है। कौन सा होता है अलग? तो मालदीव अलग होता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये मालदीव है ये केवल समुद्री सीमा द्वारा ही भारत से क्या होता है? अलग होता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में ये स्थित है। और आपको बता दें कि ये यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी। आपको बता दें ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसे भारत का ये यानी नीचे का जो हिस्सा है, तो ये जो आपका यानी मालदीव है ये आपका एक तरह से यहाँ पर स्थित है।
यहाँ पर यानी मालदीव स्थित है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये भारत है। तो ये जो समुद्री इलाका, ये या अरब सागर है, और इधर ये पूरा क्या है, हिंद महासागर है। तो ये यहाँ पर स्थित है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो आपका बी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो यानी म्यांमार स्थित है। कौन सा स्थित है? तो म्यांमार स्थित है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दे कि जो ये यानी म्यांमार है, ये आपका किधर की साइड है? तो ये आपका यानी आपका जैसे भारत का यानी मैप है, और यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला इस तरह से आपका मैप है। तो इसमें जो ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर ये आपका क्या है? तो ये आपका म्यांमार है। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि म्यांमार कहाँ पर है। तो ये आपके यानी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये नागालैंड है, और उसका बाद मणिपुर है, यहाँ पर ये नीचे आपका त्रिपुरा है। तो ये जो हिस्से हैं ये सभी म्यांमार की साइड की तरफ हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारत देश का दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी केप कैमोरिन, ऑप्शन सी कोरोडी, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ के साथ बता दी ये कहाँ पर है? तो निकोबार में है। कहाँ पर है? निकोबार में ये है। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये यानी निकोबार में, और साथ के साथ आपको बता दें यदि भारत का सबसे यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु की बात की जाए तो ये कैप कैमोरिन है। कौन सा है? केप केमोरिन है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है, और इसका नाम क्या है? कैप कैमोरिन है। यदि किसकी बात की जाए? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे यानी दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो। यदि आपसे ये पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु, क्या सबसे पूर्वी बिंदु, जो आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका क्या नाम है? तो आपका क्या नाम है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। और ये कहाँ पर है? तो ये एक तरह से शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला आपका कौन सा है? तो आपको बता दें कि आपका यानी पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, किसकी? पश्चिमी बिंदु की। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु है आपका यानी गुहार मोती। कौन सा? गुहार मोती, जो कहाँ पर है? गुजरात में। यानी शॉर्ट में हमने इंग्लिश में लिख दिया आपका गुजरात में है। उसके बाद आपका अगला कौन सा है? तो सबसे यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है? यानी उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 4.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन आपका बी 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन आपका डी 2.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपका सी होगा, सी आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का कुल यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी है। कितना है? तो 3 यानी 28 वर्ग यानी मिलियन वर्ग किलोमीटर। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपका ये यानी वर्ग किलोमीटर, ये विश्व का कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। कितने परसेंट है? 2.4% है। क्षेत्रफल का अनुसार भारत दुनिया का 7वां, कौन सा नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश है यानी दुनिया में। कौन से नंबर पर आता है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है?
ऑप्शन ए 3142 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3241 किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन आपका डी 3124 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 3214 किलोमीटर। यदि आपकी बात की जाए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यानी लंबाई की, तो 3214 किलोमीटर। आपको बता दें कि जो उत्तर भारत है क्या है, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत, आपको यानी अच्छे से पता होगा कि जो भारत है वो यानी इस तरीके से है। उसके बाद आपको बता दें जो ऊपर की साइड है क्या है, यानी ऊपर की साइड जो हिस्सा है आपका यानी भारत का, तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी और इसकी बात की जाती है आपकी, इसकी और इसकी बात की जाती है। तो ये कितना है? तो आपका 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। जो आपका यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इधर क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और ऊपर क्या है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और यहीं पर क्या है? ये 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर ये लंबाई है किसकी? तो ये यानी उत्तर ऊपरी हिस्सा और दक्षिण यह आपका नीचे है। तो इस उत्तरी और दक्षिण हिस्से की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 40। भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन आपका ए 20 या 233 किलोमीटर, ऑप्शन आपका बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन आपका सी 15106 किलोमीटर, ऑप्शन आपका डी 5055 यानी आपका किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो आपका सी होगा ऑप्शन आपका सी 15106 किलोमीटर। भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से लगी हुई है। तो 15106 किलोमीटर कितनी लगी है? तो 15106 किलोमीटर लगी है। और आपको बता दें कि भारतीय थल सीमा किस किस देश से लगी है? तो आपकी जैसे पाकिस्तान से, उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, और उसके अलावा और किससे लगी हुई है? बांग्लादेश के अलावा चीन से, और चीन के अलावा किससे? तो नेपाल से, नेपाल के अलावा म्यांमार से, म्यांमार के अलावा किससे? तो आपका भूटान से, और भूटान के अलावा किससे लगी हुई है? तो भूटान के अलावा आपकी अफगानिस्तान से। किससे लगी है? अफगानिस्तान से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? अफगानिस्तान से लगी हुई है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ये सभी आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए प्रॉपर सही और सटीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि आपके यूपी होमगार्ड में 100 प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे जाएंगे, जो आपके सीधे इसी तरह के होंगे। आपको बता दें कि आपकी लगातार आपकी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी लगातार कराई जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक जुड़े नहीं है वो जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी लगातार प्रॉपर और सही और सटीक तरीके से कराई जा रही है। यदि आप अभी तक जुड़े नहीं है तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपके एग्जाम की भी तैयारी नहीं हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो भी यानी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वो जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी ये 100 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, इसमें आपकी मेरिट कम से कम नहीं तो आपकी कितनी भी कम रहेगी तो 75 प्लस रहने के चांस लग रहे हैं। क्योंकि कार्ड क्या है कि एक तो आपकी 18 से 30 वर्ष यानी आपकी नॉर्मल एज ली गई है, उसके बाद फिर 18 से 35 वर्ष आपकी जो आपकी यानी आयु में छूट दी गई है, तो उससे अभ्यर्थी और ज्यादा बढ़ गए। तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि यदि आपकी यानी एक मीडियम और सही पेपर बना तो कम से कम 75 प्लस आपकी मेरिट रहने वाली है। और यदि आपको 75 प्लस नंबर लाने हैं और यदि आपको करीब 80 प्लस नंबर लाने हैं, तो आपके जब ही आएंगे जब आप प्रॉपर सही और सटीक तरीके से तैयारी करेंगे। यदि आप प्रॉपर सही और सटीक तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि उसी अभ्यर्थी के नंबर आएंगे जो सीरियस और जो प्रॉपर और सही और सटीक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं।
जो अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यानी पिछले यानी कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले से ही अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे थे। क्योंकि उन्हें पहले से ही हमने बता रखा था कि आपकी यानी नोटिफ़िकेशन आने वाली है इसकी यूपी होमगार्ड की। तो बहुत से अभ्यर्थी पिछले 2 महीने से ही तैयारी अपनी लगातार कर रहे हैं और आप यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे नहीं, आप यानी समय नहीं देंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर पाएँगे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि वही अभ्यर्थी सफल होंगे, वही अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे जो मेहनत करेंगे। और जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते, उन्हें बता दें कि आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। ये आपकी गलतफ़हमी है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो आपने ये आपकी गलतफ़हमी है, इसे दूर कर दें। अभी भी आपके पास समय है, आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये आपको बार-बार मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको ये मौका मिला है, तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम बार-बार नहीं आने वाला, ये आपकी वैकेंसी बार-बार नहीं आने वाली, इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए अपनी तैयारी शुरू कर दें, अभी भी आपके पास समय है और यदि आप अभी से शुरू कर देंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और यदि आप अभी से शुरू नहीं करेंगे, तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और मन लगा के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफ़ॉर्म और सही जगह नहीं मिली है, तो वो अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर सही और सटीक तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो अभी भी आपके पास समय है, जिसमें आपके प्रॉपर एक-एक चीज़ को एक-एक यानी पॉइंट को समझाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, जिससे बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें मतलब काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए या नए अभ्यर्थी हैं, तो वो भी समझते हुए चलें। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड के लिए सीरियस हैं, जो यूपी होमगार्ड की मन से अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ आप जो ये प्यार और सपोर्ट यानी आप बनाए हुए हैं, ऐसे ही आप बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए हम 24 घंटे सातों दिन मेहनत करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो, आपके एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो। जब आपका अच्छा स्कोर होगा, तो आपका सिलेक्शन भी होगा और जब सिलेक्शन होगा, तो एक परिवार के लिए खुशियाँ आएँगी और एक परिवार का यानी अच्छा जीवन यापन होगा। तो यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम 24 घंटे और सातों दिन आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप भी यानी मेहनत करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और जो यानी सफलता के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और आपको बता दें कि आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, जिससे आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के जॉइन कर लें, जिससे हम आपको समय-समय पर पीडीएफ और नोट्स और जैसे कोई भी फैक्ट्स है, कोई भी पॉइंट है, तो वो भी आपको समय-समय पर भेज पाएँ। साथ के साथ आपके लिए हमने करीब यानी 15 के आस-पास आपकी टॉपिक वाइज़ करंट की वीडियो भी अपलोड कर दी है धीमे-धीमे। तो आप यानी प्रत्येक टॉपिक की वीडियो को देख लें, क्योंकि आपके करंट अफेयर के भी प्रश्न आएँगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स की भी वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लें। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप यानी उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। धन्यवाद।